Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about the X-ray diffractometer. That is a machine which is used to analyze the structure of any material. And diffractometer is the measuring instrument for analyzing the structure of the material for the scattering pattern produced when the beam as X-rays or the electron interact with the material. मीन के इसमें हम एक्सरेज भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इन एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर XRD टेक्निक एक्सरे डायफ्रैक्शन इज यूज्ड टू डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर. जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया है कि क्रिस्टलाइन जब मटेरियल को हम आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी के क्रिस्टलिनिटी के कौन किस किस्म का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, रोम्बोहेड्रल है, टेट्रागोनल है. तो जिस किस्म का भी वो स्ट्रक्चर होगा उसी किस्म के वो पैरामीटर्स देगा. उन पैरामीटर के साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे, मैच करेंगे विद द स्टैंडर्ड JCPD कार्ड, जो कि हम नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस. तो उन पैरामीटर्स की बेसिस पर हम ये कह देंगे कि जी हाँ ये वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने अचीव कर लिया है. ठीक है. द कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये इंसिडेंट बीम है. इंसिडेंट बीम जब इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है दैट शुड बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम, तो डायफ्रैक्शन होगी. ठीक है. और डायफ्रैक्शन दो तरह की हो सकती है, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. ठीक है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो आपको आउटपुट पे डायफ्रैक्टेड बीम विद द हाई एम्पलीट्यूड मिलेगी. जैसे फॉर एग्जांपल दिस बीम, इस बीम में आप देखें कि एम्पलीट्यूड इसका हाई है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे प्लेन्स हैं जो से स्टैक है इन अ सिंगल डायरेक्शन. स्टैकिंग का क्या मतलब होता है, जो कि बिल्कुल ओरिएंटेड हो इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. और वहाँ पर जब बीम फॉल करेगी, ये ऑल द पैरेलल बीम्स फॉल करेंगे और ये पैरेलल बीम्स जो हैं डायफ्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दिस प्लेन्स और that will satisfy the Bragg's law. These planes और ये डायफ्रैक्शन should satisfy the Bragg's law. ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं करती डायफ्रैक्शन नहीं होगी. अंडरस्टैंड. अगर कोई थीटा कम या ज़्यादा है तो डायफ्रैक्शन क्या है, कंप्लीट नहीं होगी. फिर क्या है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से जो पीक्स की इंटेंसिटी आएगी दैट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो कैंसिल होके आएगी. और फिर ये देखिए ये सिल्वर का है जो आपके रेयर पैटर्न आया है एंड दिस इज द रेफरेंस फॉर द सिल्वर. रेफरेंस का क्या मतलब है, ये JCPD कार्ड है. ये वो स्टैंडर्ड कार्ड है जिससे आपने मैच करना होता है अपने डेटा. ठीक है. ये आपका एनालिसिस किया है, आपने कुछ सैंपल ये फैब्रिकेट किया है सिल्वर का, तो ये सिल्वर और कार्बन का, और ये जो है सिल्वर के साथ करें क्योंकि इधर कुछ रेशियो होगी ना कार्बन की जो कि थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम. तो यहाँ देखें 100% इंटेंसिटी की बीम 1111 और बिल्कुल एग्जैक्टली ये इस पीक को फॉलो कर रहा है. फिर दूसरी पीक है 200 और ये वाली पीक इस 200 को फॉलो करेगी. और आप साथ ये भी चीज़ नोट करें कि इसका जो एम्पलीट्यूड है इट ऑल्सो फॉलो विद द स्टैंडर्ड कार्ड. ये एम्पलीट्यूड इसका सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर भी इसका सबसे ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम हो गया, यहाँ भी कम हो गया. 220 ये 220, ये 311 311 भी, ये 222 ये 222. अब ये जहाँ तक 400 का ताल्लुक है ये देखें हल्का सा हम पाए बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पीक इज वेरी स्मॉल. तो इसी तरह से जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो भी आप देख लेंगे. अब ये है एक्सरे ट्यूब. ये देखें XRD मशीन है, ये पुराना वर्जन XRD मशीन का है, लेकिन इसलिए ये मैंने लगाया हुआ है क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें आपको ओपनली पता चल देंगी. लेकिन अब ये सारी चीज़ें पैक फॉर्म में आती हैं. ठीक है. एक डब्बे के अंदर सारी चीज़ें हैं तो उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. और यहाँ देखें सारी चीज़ें आपको पुरानी हैं. ये देखें एक्सरे ट्यूब, ये हमने इसका पढ़ा है कि एक्सरे ट्यूब क्या होती है, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है. जैसे एक्सरे ट्यूब में से इमिशन ऑफ एक्सरेज किस तरह से होती है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया ना कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसमें एक्सरेज को इमिट करना है. और इसी एक्सरे ट्यूब के अंदर फिलामेंट भी है, ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं और क्या है वो टारगेट है जिसके ऊपर कॉपर टारगेट है. तो इलेक्ट्रॉन बीम जो थर्मोआयनिक इमिशन है उसके ऊपर फॉल करेगा, वहाँ से एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ द कॉपर एटम की वजह से इमिशन ऑफ एक्सरेज टेक प्लेस होगी. ठीक है. आगे स्लिट है. अब ये स्लिट किस लिए, ये सैंपल है,
यहाँ से स्लिट है, स्लिट का मतलब ये है कि छोटी सी ओपनिंग है, ठीक है। स्लिट बंद होगी तो एक्सरे ट्यूब से एक्सरे सैंपल के ऊपर फॉल नहीं करेगी, यहाँ पर फॉल नहीं करेगी। जब ये स्लिट ओपन होगी, जैसे कैमरे का शटर होता है और थोड़ा सा ओपन होगा तो उसमें आप तस्वीर खींचे, शटर क्लोज होगा तो जाहिर है उसमें से पास ही नहीं करेगी। तो लाइट पास करने के लिए, एक्सरे पास करने के लिए स्लिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ से स्लिट जो है फॉल करेंगे सैंपल के ऊपर और सैंपल को जब एक्सपोज करेगी एक्सरेज तो वो उसकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ब्रैग्स ला को सेटिस्फाई करेगी और ब्रैग्स ला की वजह से जो भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आपको पीक मिलेगी, ठीक है। अब ये देखें, ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर से पहले भी स्लिट है कि यहाँ से डायरेक्ट होके जो भी लाइट आ रही है, जो भी आपके पास वेव्स आ रही हैं, डायफ्रैक्शन की जो पीक्स आ रही हैं वो ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और फिर इसके बाद जो है एक कंप्यूटर लगा होगा और उसके ऊपर पीक्स ड्रॉ के आ जाएंगे। एंड दिस इज द मोनोक्रोमेटर। हमें पता है शटर, लाइट, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड, क्योंकि कंट्रोल ही सारा पैटर्न है। और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज द रोटेशन थीटा, कि आपके पास जो सैंपल लगा है दैट शुड बी एक्सपोज बाय ऑल द थीटा फ्रॉम 0 to 360। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 0 से 360 तक उसे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप देखिए पूरे पाए में 0 to पाए और पाए से 2 पाए, बिकॉज 0 to पाए इज द मिरर ऑफ पाए to 2 पाए। तो इसलिए अगर 0 to पाए नहीं रहते हैं तो डेट्स ऑल। अब फिर हम देखते हैं 0 to 90 करें और 90 से 180 करें, दैट इज द मिरर ऑफ ईच अदर। तो कहाँ तक हम रहते हैं, जब भी हमने एनालिसिस करने होते हैं XRD के तो हम 0 to 90 रहते हैं मैक्सिमम। फिर उसमें भी हम देखते हैं लिटरेचर सर्वे से अपने देखते हैं कि अगर 0 से 20 पे पीक्स नहीं आ रही, जैसे अभी देखें पीछे पिछली वाली स्लाइड पे अगर आप देखें गौर करें तो 2 थीटा 20 से लेके 100 तक इसने किया। लेकिन अब देखें 100 तक भी करना मेजर ही था कि अगर कोई पीक आई भी है तो इतनी स्मॉल है कि अगर हम इसे इग्नोर भी करते हैं 80 तक कर लेते तो डेट्स ऑल, 80 तक कर लेते या 90 तक कर लेते। अब आप ये एक्सपीरियंस करेंगे जब हम एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा लिटरेचर सर्वे करते हैं उससे पहले। ये लिटरेचर सर्वे हमें हेल्प आउट करता है कि हमने कितने 2 थीटा पे जाके अपने सैंपल को एनालाइज करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 से 20 तक कुछ भी नहीं है, तो 20 से ही स्टार्ट कर दिया और 80 तक। और आमतौर पे भी ऐसे ही होता है, जब आप अपने सैंपल दें परफॉर्मा आपको मिलता है उस पर आप लिखें कि थीटा की रोटेशन 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक कोई अपनी मेजरमेंट लेते हैं। तो इफ यू राइट 20 to 80 it will be sufficient. Okay. Now the working of X-ray diffractometer XRD working principle during X-ray diffraction analysis. X-ray beams are reflected off the parallel atomic layers within the material over the range of the diffraction angle. Okay, this is the Bragg's law कि पैरेलल लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस जो भी एक्सपोज आपका सैंपल उस पर फॉल करेंगी, उसी से डायफ्रैक्टोमीटर। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ XRD बिकॉज द एक्सरे बीम हैज अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। एक्सरे बीम हैज अ स्पेसिफिक वेवलेंथ दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम फॉर द कॉपर K alpha radiation. For any given d spacing, the distance between the adjacent atomic planes, there are only specific angle at which the existing rays will be in phase and therefore will be picked up by the detector producing a peak on the diffractogram. जितने भी फेस इन फेस होंगे, ठीक है, उसमें डायफ्रैक्शन होगी। जो आउट ऑफ फेस होंगे, मीन किसी का क्रस्ट है तो ट्रफ आ रहा है तो देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड नो पीक विल बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। तो ये लाजमी, ये बहुत ज़रूरी है, द फेस शुड बी इन फेस। अच्छा जी, एन एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर illuminates a sample of the material with X-rays of non-wavelength। जैसे कि हमें पता है कि उसकी नॉन वेवलेंथ कॉपर के अल्फा रेडिएशंस है, कॉपर टारगेट है, तो उसमें जो निकल रही है रेडिएशंस वो कौन सी वेवलेंथ की है, 1.54 एंगस्ट्रॉम की। हमें वो नॉन वेवलेंथ है। मूविंग विद द सैंपल एंड द डिटेक्टर टू measure the intensity of the diffracted radiation as a function of beam and the sample orientation। अब देखिए सैंपल की जो भी ओरिएंटेशन होगी, सैंपल हमने 0 to पूरा आप पाए के तौर पे आप मूव कर सकते हैं पूरा,
तो लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमने उसे पर्टिकुलर एंगल 2280 पे मूव करना है, 2 थीटा मूव करना है, तो उसके लिए उसकी ओरिएंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि ओरिएंटेशन जब डिफरेंट होती है ना, तो डिफरेंट प्लेन्स ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, जो भी उसके सामने आएगा प्लेन वो एक्सपोज होगा, वहाँ से डायफ्रेक्शन होगी, वहाँ से पैटर्न बोलेगा। इस वजह से हम पाउडर जो है पाउडर मशीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि पाउडर में क्या होता है कि ऑल द पार्टिकल्स पाउडर जो है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से तमाम के तमाम प्लेन्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं इनकमिंग रेडिएशन से। इट कैन बी यूज टू कैरेक्टराइज द सॉलिड सैंपल रेंजिंग फ्रॉम 2 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर साइज। तो ये जो है इसकी लिमिटेशंस है कि यहाँ छोटे से छोटा 2 नैनोमीटर कितना छोटा साइज़ है, ठीक है, शायद हमें नज़र भी ना, और 200 नैनोमीटर साइज़ तक की हम उसे मेजर कर सकते हैं। बड़ा तो कर ही सकते हैं, मतलब जो सैंपल है पैलेट्स आपने बना लिए हैं, पाउडर फॉर्म में आपने रख लिया है, तो वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन कितना छोटा आप कर सकते हैं, तो दैट इज़ द मेजरमेंट। एंड देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एक्सरे डायफ्रेक्टोमीटर। The instrument has 2 fundamental modes of operation. One is the high resolution mode and the other is the high throughput mode. ठीक है, अब different जो resolution mode है that is used for the different purposes. अब high resolution mode it works only samples which are efficient diffractor, usually single crystal and has relatively simple internal structure. रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर मीन के बाद स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड दिस वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इज द क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक लेते हैं। तो दैट इज द हाई रेजोल्यूशन मोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेटिवली सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टलाइन क्वालिटी, कंपोजिशन एंड द लेयर स्ट्रक्चर। मीन के आप इससे crystallite size भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो फाइंड आउट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, फिर डिसलोकेशन लाइन डेंसिटी, डिफेक्ट, स्ट्रेन, स्ट्रेसेस। देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स यू कैन डिटेक्ट और यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। हाई थ्रूपुट मोड, if the material is not uniform and the problem of poorly oriented film. These are the films which are the chemically deposited, मतलब कि जैसे आप डिप कोटिंग से कर लेते हैं, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ लें, एक ग्लास स्लाइड लें, उसे आप किसी इंक में डुबो के उसे अलग से निकाल लें, तो आप देखेंगे कि जब आपने इंक देखें तो जब वो ड्राई हो जाए तो आप देखेंगे कहीं इंक ज़्यादा ड्राई हुई, कहीं हल्की है, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो दैट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म लेयर ऑन द ग्लास स्लाइड। तो ये क्या है, पुअरली ओरिएंटेड फिल्म, ठीक है। और जो कि बहुत अच्छी होती है, दैट इज द फिल्म्स डिपॉजिट बाय द फिजिकल मेथड, फॉर एग्जांपल द पल्स लेजर डेपोजिशन टेक्निक या स्पटरिंग से करते हैं। तो वो क्या होता है कि जब आप स्पटर कर रहे होते हैं तो फिर जो आपका मटीरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ प्लूम स्प्रे होता है। आपने कभी देखा होगा वेल्डिंग की मशीन है, तो वेल्डिंग की मशीन में क्या होता है, प्लूम निकल रहे होते हैं मेल्ट होके, तो वो उसके अगर ये बड़ा हाई फाई हो जाए, स्पटरिंग करें, तो उसमें क्या है कि ये जो प्लूम बनता है दैट इज़ फ्रॉम वेरी फाइन स्पीशीज लाइक आयंस, एटम, चार्जेस। तो वो इस फॉर्म में उसे स्प्रे कर देता है और स्प्रे के बाद जो है यूनिफॉर्मिटी जो हासिल होती है, ओरिएंटेशन दैट इज मोर एज कम्पेयर टू द केमिकल मेथड। So by using the high throughput mode, we can find the properties related to that of material. तो इस मटेरियल की तमाम आप प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते हैं इजीली। Now the peak intensity, there are different parameters which is used to calculate the peak intensity. This is the formula HKL mean, I mean intensity, HKL you know what are the HKL, that is the Miller indices, that is orientation in the 3 dimension X, Y, Z or A, B, C, they or we can say HKL. HKL are the Miller indices which use the plane orientation of each particular peak. So there are different parameters, for example structural factor, multiplicity factor, Lorentz polarization factor and the temperature factor.
Structural factor, scattering of X-rays by the electron, atom and the unit cell. Structural factor gives the peaks, ठीक है, ये जस्ट डायफ्रैक्शन जो आती है आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और उसकी वजह से जो पीक बनती है, एम्पलीट्यूड हाई हो लो हो, ये वो चीज़ से पता चलता है। अगर कोई आपने सैम्पल एनालाइज किया है और उसकी पीक कोई नहीं आई तो आप साफ कहेंगे कि ये जो है अमॉर्फस है मटेरियल, ठीक है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन पीक्स आती है तो यू कैन डिटरमिन द एटम और द यूनिट सेल और उसका स्ट्रक्चर। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर वो क्या है? दैट इज द रेपिटेशन ऑफ द एज केयर। अब देखिए एक मरतबा 1 है, 2 मरतबा 0, 1 0 0। अब इसी तरह से होगी इसकी रिप्लेसमेंट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम पैरामीटर्स 0 1 0। अब यहाँ देखिए इसमें भी 2 0 आए और एक मरतबा 1 आया। अब डबल 0 1 हुआ है तो इसमें भी 2 0 आए 1 हो गया, बट द पैटर्न इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, ठीक है। हर एक के विद रिप्लेसमेंट जैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सेम रिफ्लेक्शन बिकॉज दीज बिलोंग्स विद द सेम रिफ्लेक्शन। लॉरेंट्ज पोलराइजेशन फैक्टर इफेक्ट फ्रॉम द रोटेटिंग क्रिस्टल। आपको पता है पोलराइजेशन क्या होती है? बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं, एटम स्प्लिट होते हैं, पोलराइज होते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव की दरमियान स्प्लिशन हो जाती है। तो जब ये इफेक्ट आता है जब आपका क्रिस्टल रोटेट करता है, और वी नो कि क्रिस्टल रोटेट करता है तो पूरा उसका एनालिसिस होता है पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। एंड द टेम्परेचर फैक्टर दैट इज़ अ थर्मल वाइब्रेशन। इसकी डिटेल इतनी नहीं बताई, बस आपने ये पैरामीटर्स देख लें थोड़े से और इसकी डिटेल आप देखें, लिटरेचर सर्वे कर लें थोड़ा। The most important is the effect of the crystal or the grain size. How we can determine the crystal structure or how we determine the crystallite size. ठीक है, क्रिस्टल साइज किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है? जैसे हमने लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल साइज जो हम डिटरमिन करते हैं बाय यूजिंग डीबाय एंड शेरर फार्मूला। 2 साइंटिस्ट थे, एक तो जर्मन साइंटिस्ट और एक अमेरिकन साइंटिस्ट, दोनों ही एक ही वक्त में इस पे काम कर रहे थे। तो जब ये एनालिसिस आया तो बाय यूजिंग यहाँ देखें ये जो हम ये फिगर है, ये डिफरेंट पैरेलल थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, और यहाँ पे जब डायफ्रेक्शन हुई तो ऊपर की लेयर में आपने दिखा दी, नीचे की लेयर में दिखा दी, एंड दीज पुट पीक्स will interfere with each other with constructive or destructive. If there is a constructive interference, all the planes are stacked oriented in the same direction, so we will get a very sharp peak like this, and or we can say that is all the planes are oriented or well oriented in the same direction, having the same phase, ठीक है ना? तो ये आइडियल फॉर्म है, आइडियल केस है। पीक अपीयर्स ओनली एट थीटा बी, वेयर थीटा बी क्या है? दैट इज द एंगल एट विच द सेंटर ऑफ द पीक लाइन। So here are some crystals which are displaced from each other. मीन के ये प्लेन्स अगर स्टैक हैं तो थोड़े से स्लिपरी प्लेन्स ऐसे ऐसे आ गए, तो जिसकी वजह से आप देखें यहाँ जो डायफ्रेक्टेड बीम्स है वो भी स्प्लिट हुए, ये किसी एक पॉइंट पे नहीं आई, ये थोड़ा सा ब्रॉडनिंग आ गई। सो यू कैन सी दिस ब्रॉडनिंग इन दिस पीक, दैट दिस पीक हैज अ ब्रॉडनिंग व्हिच हैज सम फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। ओके, दिस ब्रॉडनिंग इज ड्यू टू द स्लिपरी प्लेन्स। ओके, कि अगर तो प्लेन स्लिपरी ना होते, ये स्टैक होते परफेक्टली, तो बिल्कुल इस तरह से आती पीक जैसे कि ये लास्ट स्लाइड में आई थी, बिल्कुल जहाँ से जा रही है वहीं से ये वापस आ रही है, देयर इज नो ब्रॉडनिंग। लेकिन अगली स्लाइड पे आप देखें जहाँ पे प्लेन्स थोड़े से स्लिप थे तो क्या हुआ कि जो बीम्स फॉल कर रही हैं वो डायफ्रेक्ट हो रही हैं, और डायफ्रेक्शन के भी थोड़ा सा स्पैन बन गया ना, और उस स्पैन की वजह से, इस स्पैन की वजह से जो ये विड्थ आई है, ठीक है। और लेकिन ये ज़रूरी है कि जैसे आप देखें डिफरेंट कलर्स में शो किया है, जैसे ब्लू है सेटिस्फाई द ब्रैग्स लॉ, पिंक वाली है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से है, और येलो वाली है इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। मेन के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो रही है, और कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव भी नहीं हो रही, इन बिटवीन हो रहा है, कुछ हो गया पार्शियल कंस्ट्रक्टिव पार्शियल डिस्ट्रक्टिव, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। क्रिस्टल थिकनेस कैसे है? टी दैट इज m - md, और इसका जो सही फॉर्मूला है
अब यहाँ भी देखिए, आइडियल केस पीक अपीयर्स ओनली एट थीटा बी, जैसे कि पिछली साइड में थी। रियल केस है ब्रॉडर पीक अपीयर्स। जितने भी हम काम करते हैं वो सारा रियलिटी में है, रियल है। आप देखेंगे जब भी अपने एनालिसिस करवाएंगे तो पीक की ब्रॉडिंग आएगी लाजमी, चाहे वो थिन फिल्म करें, चाहे वो आप क्रिस्टल की फॉर्मेशन करें, क्योंकि हम इतना परफेक्ट सिंगल क्रिस्टल पे फैब्रिकेशन नहीं कर पाते। नाउ this is how you can calculate or formulate the crystallite size. देखिए real peak approximately की peaks by applying the Gaussian fitting, ये मैं आपको करवाऊंगी किस तरह से आप फिटिंग करेंगे, किस तरह से आप फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। बी विड्थ एट हाफ हाइट, जिसे हम फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम भी कहते हैं। बी की अगर हम निकालें तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2, ये देखिए थीटा 1 और ये थीटा 2, इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। एक वैल्यू ये आ रही, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी थीटा 1 की, 2 थीटा 1 2 थीटा 2। तो जब हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे, इसकी विड्थ निकालेंगे, तो इस तरह से होगा, हाफ है ना, हाफ का हाफ निकाल के, क्योंकि हम इसे कहते हैं फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। तो ये हाफ इसलिए आया, और ये क्या 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2, तो इसका मतलब है कि हमने इसकी ये चौड़ाई निकालनी है, विड्थ निकालने की कोशिश करें, तो ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये हमने खुद ही डिजाइन करके फ्रॉम द ब्रैग्स लॉ वी नो दैट 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर d इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस t। यहाँ पे इसे t कह दिया तो वो तो कोई फर्क नहीं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन इलस्ट्रेट कर देते। 2d sin थीटा 1 के हिसाब से कर लिया कि n+1 लेयर से निकालिए, और यहाँ पे n-1 लेयर से करिए, ताकि आपके पास 2 लेयर्स आए। यू कैन टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब यहाँ देखें 3 कलर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा 2, और इसे सॉल्व करें दोनों को, तो यहाँ सिर्फ लैम्डा बचेगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये आप सॉल्व करके देख लें। ठीक है, नाउ टेकिंग दिस t sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, आप ये वाले हाफ थीटा का फॉर्मूला लगाएं, इसे साइन ऑफ थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, याद है, कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 2, जो कि इसके बराबर है, यहाँ लगा दिया। अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा b। तो ये आपने अप्रोक्सीमेशन लगा के आप ये दोनों, ये अप्रोक्सीमेशन के बाद थीटा b बाय 2 के बराबर है। अब इसी फार्मूला को जब हम t निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.9 लैम्डा b cos ऑफ थीटा b। तो b जो है वो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम है, वेयर cos ऑफ थीटा b जो उसकी पीक वाला थीटा है, एंड व्हाट इज 0.9, आमतौर पे ये 0.94 होता है। ठीक है, इसे कहते हैं शेप फैक्टर। ये वायदे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि शेरर फार्मूला में जो ए की कांस्टेंट लगा होता है, दैट इज 0.9, इसका क्या मकसद है? ये शेप फैक्टर होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट मटेरियल, कि टारगेट में कॉपर है, उसकी जो भी शेप फैक्टर होगा, दैट ये आपका कांस्टेंट है, और उन्होंने रिकमेंड किया होता है, और यहाँ लिखाते हैं, यहाँ 0.9 लिखा है, लेकिन मोर एक्यूरेट है 0.94, दैट इज कॉल्ड द शेरर्स फार्मूला। ओके, now effect of the latter strain of the diffraction peak position and the weight। अब ये देखें स्ट्रेन किस साथ है, अगर तो ये क्रिस्टल है ओरिएंटेड है इन द सेम डायरेक्शन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेम लाइन है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ईच ब्लॉक। ठीक है, तो नो स्ट्रेन एंड पीक शुड बी लाइक दिस। इफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेन इज अकर, दैट इज d f minus d naught divided by d naught, जो भी है ये that is the difference, d is the d spacing। अब देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रेन है तो इसका इसकी विड्थ कुछ और है, इसकी विड्थ कुछ और है, इसकी विड्थ कुछ और है। तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो ये जो पीक है यूनिफॉर्मली शिफ्ट करेगी फ्रॉम इट्स ओरिजिन, क्योंकि अगर आपने किसी चीज को स्ट्रेस किया ना, तो एक तरफ वो स्ट्रेस हो गई और सारे के सारे क्रिस्टल जो है दब गए, एक ही सूरत में, एक ही विड्थ में उनके पास स्ट्रेस आ गया। तो पीक मूव्स, नो शेप चेंज, पूरी पूरी शेप वैसे की वैसी ट्रांसफर हो गई, और सब में ट्रांसफर हो गया सेम स्ट्रेस। और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन होगा तो क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और भी किसी शेप का आ जाता है, जैसे किसी हथौड़ी को लेके आपने ऐसे मार दिया कि ठीक है, और वो कहीं डंड ज्यादा पड़ गया, कहीं कम पड़ गया, तो वो इस किस्म का जो अगर नॉन यूनिफॉर्म है, और पीक ब्रॉडनिंग क्या होगी उसकी ज्यादा हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट the peaks। Now crystal size and the resolution, crystal size and the intensity
अब ये देखें यहाँ पर आपके पास क्रिस्टल की थिकनेस है तो गुड रेजोल्यूशन, गुड इंटेंसिटी, हाइट भी ज़्यादा है, रेजोल्यूशन भी अच्छी है। अगर इसकी थिकनेस कम होती जाएगी 0.09 मीटर तो इसकी जो थिकनेस कम होगी, ठीक है, इंटेंसिटी कम हो जाएगी और इसकी रेजोल्यूशन भी पुअर होती जाएगी। और अगर ज़्यादा ही कम हो जाएगा, मीन कि अमॉर्फस की तरफ जाता जाएगा, पार्टिकल आपका ज़्यादा ही छोटा होता जाएगा तो क्या है कि मर्ज हो जाएगी, पुअर रेजोल्यूशन एंड बेटर इंटेंसिटी फिर भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि रेजोल्यूशन कम हो जाएगी।